वेलकम टू स्पेशल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनकी धूम मची पिछले 2-3 साल में, और एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको सोशल मीडिया पे बैकलैश का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक कल्ट से मुकाबला कर रहे हैं। तो आज जो है वो मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपको करवाने लगा हूँ। उनका नाम है साद कैसर। जी साद कैसर भाई, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक फिट फाट। आप सुनाएं, कैसे हैं? मज़े में? जी अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। साद भाई, आपकी एज के बहुत सारे लोग जो हैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपका दिल नहीं करता उनके साथ शामिल होने में? मैं जब छोटा था तो अब मैं हमेशा से खुल के ही बात करता हूँ, तो मैं खुल के बात करूँगा। बहुत से लोग हैं, वो एक कहा जाता है कि जी यूथ जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करती है, लेकिन जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ अभी, वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। वो जो पीटीआई वाला टाइम था वो अभी गया। स्पेशली आपने देखा होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट, जो जंग हुई थी जी। इस जंग के बाद जितनी मेहनत, जो नैरेटिव इस गवर्नमेंट ने बनाया है, जो नैरेटिव हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अताउल्लाह ताड़, उन्होंने बनाया है दिन रात जाग के जी। और इसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। मतलब वो लिटरली मुश्किल से आधा घंटा सोते थे और हर वक्त काम काम और काम। तो शुक्र है ये वाली गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान का एक नाम जो बना है, पाकिस्तान एज एन ये गवर्नमेंट, हमारी जो फ़ौज है वो सारे एक पेज पे थे, अलाइन थे। और हमने जिस तरीके से इंडिया का जो मुकाबला किया वो तो पूरे पाकिस्तान ने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। जी जी। तो अगर ये गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट हो, अगर पीटीआई होती, खान साहब होते, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह काम होता। क्योंकि आपने वीडियो तो देखी होगी खान साहब की, कि खान साहब को जब पीएम ने, जो तब अपोजिशन लीडर थे जी, तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हमें जवाब देना होगा इनको। तो खान साहब आगे से कहते हैं तो क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं? मतलब आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप आगे से ये, और आप कुदरत देखें कि वही टाइम दोबारा रिपीट हुआ और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी हम लोग इंडिया की आंखों में आंखें डाल के इनका मुकाबला करेंगे। और जिस तरीके से जो जवाब दिया पाकिस्तान ने, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं हमेशा से, एक मेरा राय है कि मैं हमेशा से, जो मुझे लोग कहते थे कि यार आप जो हैं पीएमएन को सपोर्ट करते हैं, बाकी जो यूथ है पीटीआई को करती है, लोगों को समझ आ गई होगी समझ के मैं क्यों करता था सपोर्ट जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, कॉम्पिटेंट लीडरशिप, उसके बाद कॉम्पिटेंट नीचे एक टीम, और फिर नीचे जो पूरी पार्टी है, तो काम करने वाले सिर्फ पीएमएलएन है, बाकी पार्टी से मुझे कोई उम्मीदें नहीं। तो आपको कोई हैंडसम पर्सनैलिटी नहीं इम्प्रेस करती? एस्थेटिक वीडियो से नहीं आपका दिल पिघलता? देखें, अगर हमने हैंडसम ही अगर लगाना है किसी को, तो हम लोग एक काम करते हैं, फवाद खान को लगा देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे हैंडसम तो अभी वही होंगे शायद एक्ट्रेस में। लेकिन वो भी इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकते। वो फिर उनका अपना पर्सनल एक मामला है, उसको हम क्या ही कहें भी। लेकिन ये हैंडसम और ये चीज़ें, ये भी ये जो नैरेटिव है ना, है कि हैंडसम होना चाहिए, वो स्लो मोशन में वॉक करके आए, एनके पहनी हुई हैं, और जब बात करनी हो तो कहे कि जी जापान और जर्मनी जो है दे शेयर द बॉर्डर। मतलब ये किस तरह, क्या? हमें हैंडसम और वो नहीं चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ भाई, कॉम्पिटेंट जो लफ्ज़ है ना बहुत ज़रूरी है, हमें ये चाहिए। और वो चीज़ मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में आती है नज़र। अच्छा, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे, हाँ, उन्होंने इस जंग में खुल के इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल है या नहीं? इनकी लॉयल्टी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि अगर पूरा पाकिस्तान, जो आपने देखा होगा कि जंग का जो टाइम था, इसमें एक यूनिटी थी, इसमें ना कोई पीएमएलएन सपोर्टर था, ना पीटीआई सपोर्टर था, ना बीबीपी, इसमें सब पाकिस्तानी थे। बिल्कुल। हाँ, वो कुछ जो कल्ट जो होते हैं ना मेंबर, उन्होंने तो तमाशा करना था, वो मैटर नहीं करता। लेकिन इस टाइम पे जब आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आप पे इंडिया जो है उसने बम मारा है, ठीक है ना, उसमें आप सारी चीज़ें छोड़ के, अपना इंटरेस्ट, अपने यूट्यूब की इनकम, पॉपुलैरिटी सब छोड़ के आपको पाकिस्तान के साथ होना होता है खड़ा। आपने ये यूट्यूबर जो हैं कुछ, इनको देखा होगा, टिकटॉकर जो हैं, जब इनसे ये पूछा गया कि जी आप इंडिया के बारे में कुछ कहेंगे, तो कहते हैं नहीं। मतलब इनके लिए इनके जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा। इनको मैं एक इस पॉडकास्ट के थ्रू एक पैगाम दूंगा कि भाई अगर पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे। कल को अगर आपको इंडिया से इतना प्यार है ना, तो अदनान समी का हाल देख लें, वहाँ जाके जिस तरह वो अभी तक अपनी जो लॉयल्टी है ना वो प्रूव कर रहा है उधर। वो तो हम कहते हैं कि वो एजेंट है, हमारा एजेंट है, वो काम कर रहा है। वो चलो एक मतलब एज इन ह्यूमर और मीम्स वगैरह के, हाँ, लेकिन आपकी जितनी इज़्ज़त पाकिस्तान में, हाँ हमारे मुल्क में अभी भी बहुत मसले हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहे हैं,
लेकिन जितनी आपकी इज़्ज़त इस मुल्क में है, जितना आपको फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, आपको कहीं जो इंडिपेंडेंस आपको इस मुल्क में है ना, वो और कहीं भी नहीं है। आपको फील्ड मार्शल जो है हमारे आसिम मुनीर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक स्पीच की थी और उन्होंने उसमें ये कहा था कि आप गज़ा के जो मुसलमान हैं उनसे पूछें आज़ादी क्या होती है, फ़लस्तीनियों से पूछें आज़ादी क्या होती है। तो पाकिस्तान को बड़ा आसान है, हम लोग ये कहेंगे कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, फ़लाना ढमकाना, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान है तो आप हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। तो सर ये जो लॉयल्टी है ये यानी कि PMLN के सपोर्टर्स में ही रही है अब करंट सिस्टम की, और PTI वाले जो हैं वो बिल्कुल एंटाई स्टेट जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? देखें इसमें ना मैं थोड़ा सा, अगर हम लोग पास्ट में जाएं, मुझे इस तरह लगता है, शायद इस तरह ना हो, अल्लाह करे इस तरह ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक जनरेशन जो खान साहब ने ख़राब की है ना, वो भी ख़राब हो चुकी है। शायद उसमें से कुछ लोग दोबारा से इंसानियत मतलब इंसान बन जाएं, क्योंकि उनको तो मैं इंसान नहीं समझता उनको। अब जो आगे वाली वो आपको नहीं समझते, वो आपको कहते हैं कि आप बिरयानियों पे पिघल जाते हैं, बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, कीमे के नान पे बिक जाते हैं आप लोग। ये नैरेटिव अभी बहुत पुराना हो गया कि जी बिरयानी लेके, अगर हम लोग वीडियो फुटेज देखें तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शन थी उसमें सबसे ज़्यादा जो बिरयानी है इस दफ़ा, वो PTI वाले के उसमें चली है सबसे ज़्यादा जो थी बिरयानी। अच्छा, ये जो बोलते हैं ना कि यूथ वगैरह इस तरह, ये अभी चीज़ें पुरानी हो रही हैं। सवाल क्या था आपका, मैं भूल गया फिर से। मेन सवाल अपने कोई नया कर लेते हैं ना। ठीक है चलें करें। नहीं आपका ये सवाल क्या था जो मतलब एज एन मेन सवाल अभी किया था? मेन सवाल ये था कि एक साइड पे लॉयल्टी की बात की थी। ऐसे बड़े हैं, PTI वाले भी हैं, उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, PPP वालों की भी लॉयल्टी अच्छी खासी है। हर पॉलिटिकल पार्टी में सपोर्टर जो है इसकी लॉयल्टी एक होती है। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है, येस। लेकिन अभी जो हम लोग टाइम देख रहे हैं, आप ये देखें कि PTI अंदर से लड़ रही है। खान साहब की जो बहनें हैं उनका एक अपना मसला चल रहा है, गंडापुर साहब जो हैं उनका एक अपना, अभी बजट जो है वो कल पास हुआ, कल परसों हुआ है पास, ठीक है। उस पर जो PTI वाली जो है जितने भी सपोर्टर हैं, जो कल्ट सपोर्टर जो हैं, वो गंडापुर के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं कि जी ये है, वो है, वो है। तो मेरे ख्याल से PTI वालों को एक मशवरा दूंगा कि एक तो आपका जो घड़ी चोर 804 न्याजी जो है वो जेल में बैठा हुआ है अभी भी। तो अगर आप अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं ला सकते तो आप पाकिस्तान को किस तरह ऑर्डर में लाएंगे, नेशन को किस तरह लाएंगे? अच्छा, ये आप बार बार घड़ी चोर का नैरेटिव जो है वो लेकर आते हैं। इसलिए नहीं, ये तो उन्होंने अपने जो है वो पर्सनल मैटर नहीं है। घड़ी उनको मिली थी, उनको तोशा खाना से घड़ी मिली थी, आप उनको घड़ी चोर कह रहे हैं, वो तो उनको अलॉट हुई थी। मुझे एक बात बताएं। हाँ जी। तोशा खाना जो होता है ना, अब सुने क्या चीज़ है। तोशा खाना आपका एक स्टेट गिफ्ट है, ठीक है। घड़ी जो एक मुल्क जो होता है ना, अगर आपको गिफ्ट देता है तो वो एक स्टेट को देता है गिफ्ट। वो इस तरह नहीं देता कि यार तू इमरान खान है या तू ये है तो ये ले, ये घड़ी तेरी, इस तरह नहीं होता। वो एक स्टेट को देता है गिफ्ट, ठीक है। उस गिफ्ट को ये नहीं करना होता कि आप उस गिफ्ट को एज एन अपने पास जो है वो रख लें और फिर उसके बाद प्रॉफिट में उसको आगे बेच दें। मतलब ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो करप्शन है। करप्शन ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मुझे कोई किसी मुल्क का किंग, पॉलिटिशियन या जो भी है वो मुझे गिफ्ट देता है और मैं उस गिफ्ट का ये करूँ कि उसकी जो कीमत है वो मैं कम लगा दूँ, ठीक है, और उसको बेचते वक्त मैं वो कर दूँ, मतलब ज़्यादा करके बेच दूँ। मतलब मैंने कागजात में उसकी कीमत जो है वो कम शो की और बेची उसको मैंने ज़्यादा, तो मुझे एक तरीके से प्रॉफिट मिला ना, विच इज़ रॉन्ग। तो वो तो कह रहे हैं उसकी मैंने सड़क बनवाई है, ये किया, आवाम की खिदमत वो की बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन क्या उस बात का कभी कोई मतलब उसका कहीं वो हुआ है, कभी सही हुआ है कुछ? अच्छा, तो आप कैदी नंबर 804 का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? अगर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, एज अ पॉलिटिकल सपोर्टर, कैदी नंबर 804 जो हैं मेरे ख्याल से वो अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखे। पॉलिटिशियन जो होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हमने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम नवाज शरीफ की एग्ज़ाम्पल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो की एग्ज़ाम्पल ले लें, इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन लोगों ने इंतज़ार किया है, डेमोक्रेसी के साथ रहे हैं। खान साहब जो कहते थे कि जी मुझे फ़ौज ने निकाला है, फ़ौज ये फ़ौज वो, उसी फ़ौज से फिर आप डील करने के लिए क्यों बैठे हुए कि जी हम तो खाली बात जो है वो फ़ौज से करेंगे और किसी से नहीं। मतलब आप अगर अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पर्सन कहते हैं तो आप फ़ौज से क्यों बात करते हैं? सियासतदान जो उनसे बात करें। जितने भी सियासतदान हैं वो कहते रहे कि हमारे से आके बात करें, आए मिल के बैठें बात करते हैं कि नहीं फ़ौज से बात करूँगा। देख लेना भी क्या हाल हुआ है। तो इसलिए जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जो आप फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब का कोई फ्यूचर है।
फ़िलहाल वो जेल में ही है। जेल में वो क्या कहते हैं कीमा शीमा गोश्त वगैरह जो होता है वो सब कुछ आराम से बैठे, देसी मुर्गे, वो बटेर और वो सब कुछ मेरे ख्याल से तीतर बटेर, हाँ वो मेरे ख्याल से 2-3 साल से नहीं खाए। मुझे ये बताएं आखिरी तीतर उन्होंने कब खाया है? वो मेरे ख्याल से इमरान रियाज की एक रोती हुई वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी वो 2 साल से उन्होंने तीतर नहीं खाया, जो कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं नुकसान हो गया कोई बहुत बड़ा जी। खान साहब ने वो नहीं खाया। तो फ्यूचर मेरे ख्याल से खान साहब का पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर है। अच्छा, आप मियाँ साहब ने थोड़ा सा कह लें कि रिटायरमेंट का ऐलान किया कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे इलेक्शंस में, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे जज्बाती हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। वो क्या वजह थी उसकी? वजह ये थी कि क्योंकि अब हूँ तो मैं एक पॉलिटिकल सपोर्टर हूँ जी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। जज्बाती में इसलिए हुआ क्योंकि मैं ख़ुद चाहता था कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज़ शरीफ बने, बट वो उनके अपने फ़ैसले थे और जो उनका फ़ैसला था उसका हम लोग एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें फिर जो था एक इमोशनल जो था ना, एक मतलब एक हिट किया आपको, तो बड़ा हम लोग नाराज़ थे। लेकिन चलो वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने फिर उसके बाद देखा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गेम ऑन की है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई बंदा रुक नहीं रहा पीएम शहबाज शरीफ के लिए। बिल्कुल, आप ये देखें कि चाइनीज़ ने उनका नाम शहबाज स्पीड रखा है, शहबाज स्पीड रखा है। हाँ जी, मैं तो इस चीज़ का विटनेस हूँ खुद। उन्होंने जिस तरीके से 5 दिनों के अंदर 4 मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और जो डिप्लोमेसी होती है पाकिस्तान की उसको प्रमोट किया, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने तारीफ़ें की उसकी, जो प्रोटोकॉल उनको मिला, तो वो मेरे ख्याल से किसी भी लीडर को अभी तक शायद नहीं मिला होगा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में। आप ये देखें, वो बंदा जो है 4 घंटे सोता है, ठीक है, फिर उठते हैं भाई साहब, स्विमिंग करते हैं और ठीक 8 बजे पीएम हाउस जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले तो ये होता था ना कि वो 12 बजे खान साहब आराम से उठे, ठीक है ना, अंगड़ाइयाँ ली, इस तरह वॉक की अपने कुत्ते के साथ, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में, जो कि 55 रुपये किलोमीटर से, मतलब एज एन 55 रुपये एक नहीं पड़ा उसका जो एक मजाक बना था फवाद खान का, तो उस तरह वो फिर अपने पीएम हाउस, मतलब कितना दूर होगा यहाँ से बनी गाला, मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की रोड, ठीक है, एज एन बाय रोड। वहाँ से भी भाई साहब जो है हेलीकॉप्टर में आते थे, जो कि ये कहते थे कि जी साइकिल में जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस जो है ना साइकिल में जाना चाहिए। तो ये मिसालें देके अगर आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज अगर कंपैरिजन किया जाए, बेस्ट सीएम इस वक्त कौन है? आप बताएं कौन है, आपको क्या लगता है? मुझे तो वही लगता है जो आपको लगता है। मेरे ख्याल से अगर देखें परफॉर्मेंस अगर देखी जाए ना, तो जिस तरीके से जो काम बुज़दार साहब ने किया है, मतलब पूरी दुनिया जो है वाह करती है, समझ तो गए होंगे आप। परफॉर्मेंस वाइज सीएम मरीम नवाज़ जो है उन्होंने 1 साल के अंदर लाहौर को बदल के रख दिया, और ये मैं ख़ुद लाहौर को देख के आया हूँ। लाहौर में जितने भी, एज एन सिर्फ लाहौर की बात नहीं करूँगा, पूरे पंजाब को, पंजाब से अगर आप पूछें, नहीं लाहौर देख के आपको ये नहीं हुआ कि सारा पैसा इधर ही लाहौर में लग रहा है, बाकी कहीं नहीं लग रहा? नहीं, बाकी भी लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा बाकी, ये आपको कौन कहता है कि नहीं लग रहा? मतलब कौन लोग कहते हैं? यही तो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे पीटीआई खेलती है कि पीटीआई को मैं एक मशवरा दूंगा। आपको पंजाब क्यों इतना याद आ रहा है? आपका जो अपना प्रोविंस है केपी के, आपने केपी के में जब आपने हाल देखा है क्या है? आपने पेशावर का खाली हाल देखा है क्या है? नहीं, हाल नहीं देखा। आप कब गए थे आखिरी बार पेशावर? कभी भी नहीं। एग्जैक्टली। तो ये जितने भी ओवरसीज़, एक तो हमारे जो ओवरसीज़ पीटीआई सपोर्टर जो है ना, इनको अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है, मैं इनको ये कहूँगा कि आप लोग अपना जो पासपोर्ट है ना वो वहीं छोड़ के, जो कि बाहर का जो पासपोर्ट, वापस पाकिस्तान आएँ, यहाँ टैक्स दें, ठीक है, यहाँ टाइम गुजारें, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट को या जिसको भी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं करें। आप बाहर जो हैं बैठे हुए हैं, फैसिलिटीज़ आपने वहाँ की एंजॉय करनी है, ठीक है ना, जो आपको पर्क्स, जो सोशल सिक्योरिटी, पर्क्स जो आपको मिलते हैं वो आपने वहाँ के एंजॉय करने हैं, और आपको टेंशन जो है पाकिस्तान की है। वाह भाई, केपी का आप खाली हाल देखें, वहाँ ज़ीरो डेवलपमेंट, ज़ीरो प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में तो भाई हर रोज़, मतलब मैं सांस लूँ तो सीएम मरीम नवाज़ का एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है। तो अब इसको अगर क्रिटिसाइज़ कोई करे तो उस पर हंसी आती है कि भाई मतलब थोड़ा सा तो मतलब लिहाज करें ना जी। तो केपी के में आपके मुताबिक कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ? में एक बीआरटी बनी थी, जो खान साहब जो मेट्रो को करते थे ना कि मेट्रो क्यों बन रही है, जो हर वक्त मेट्रो के ख़िलाफ़ बातें करते थे, जंगला बस, हाँ। फिर उनको ये याद आया होगा कि नहीं यार ये तो ज़रूरी है,
कम्यूट जो होता है लोगों का उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो BRT में जो करप्शन हुई है, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1.2 अरब रुपए की शायद बनी थी या इसी तरह, मुझे ये सही फिगर्स नहीं याद, लेकिन जितनी करप्शन BRT में हुई है आपकी सोच है। मतलब वो रोड जो है वो बन रही है, ये तो मैं खुद देख के आया हूँ, रोड जो है बन रही है, खोद दिया रोड को, हम भूल गए थे उसमें तार डालना, तार डाल दी, थोड़े से बाद फिर जो रोड होती है उसको खोद दिया जी, गैस की जो पाइप थी वो डालना भूल गए। तो इस तरीके से जितनी करप्शन उधर हुई है, ये तो मतलब एज इन ये आप अगर न्यूज़ देखें, अगर आप अखबार पढ़ें, अगर आप ये सब कुछ करें तो आपको फिर पता चले कि जी उधर कितनी करप्शन हो रही है। लेकिन क्योंकि हमने एक जिस तरीके से खान साहब को लाया गया, एक नैरेटिव जो होता है वो बनाया गया और लोगों के दिमाग में डाला गया कि जी बाकी सब जो हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, सिर्फ खान साहब जो हैं वो हैंडसम हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं, वो करप्ट भी नहीं हैं, वो सबसे अच्छे हैं। तो अगर आप इतने साल लोगों को एक चीज़ फीड करते रहेंगे तो लोगों का दूसरा का दिमाग होगा ना, जो कि शुक्र है अभी टाइम के साथ ठीक हो रहा है, लोग खुद देख रहे हैं अभी। अच्छा, आप ये जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उसमें क्या लें, मजहबी टच की फेवर में है या अगेंस्ट? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मजहबी टच आपने देखा होगा, कासिम सूरी थे ना मेरे ख्याल से, हाँ जी, PTI के, जिन्होंने कहा था कि खान साहब इस्लामी टच लाएंगे, इस्लामी टच। हाँ जी, देखें जब भी आप ये मजहबी टच लाएंगे ना बीच में, तो इससे बहुत से मतलब ऐसे काम भी होते हैं जिससे स्टेट को नुकसान भी होता है। वायलेंस जो होता है वो बीच में आता है। लोग अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इतना प्यारा दीन है इस्लाम, इसको यूज़ करके अपनी सियासत में यूज़ करके उसको फिर और ख़राब करते हैं। तो मजहबी मतलब हर किसी को होना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन सियासत के अंदर जो मजहबी टच है ये बिल्कुल भी होना चाहिए। सियासत के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंसी जो होती है वो, आप कितने लाइक हैं, आपके पास मतलब एज एन डिप्लोमेटिक जो है आप कितने कितने इंटेलिजेंट हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं सियासत के अंदर। अच्छा, जो नौजवान बहुत ज़्यादा उस साइड पे हैं, दूसरी साइड पे हैं, दूसरी कौन सी साइड पे? PTI की साइड पे हैं, अच्छा। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया कि एक टाइम आप भी उनकी जगह पर थे, बिल्कुल। तो आपने क्या सीखा इस सारे प्रोसेस से, पॉलिटिकल जर्नी से? ये जो हमारे PTI के जो नौजवान हैं ना, इनसे आप अगर 5 मिनट अगर आप इनसे कोई बात करो तो आपका मतलब दिल करता है कि मैं अपना सर जो है ना दीवार के साथ मारूं। जब फैक्ट्स की बात आए तो आगे से, क्योंकि एक कल्ट फॉलोइंग है ना, कल्ट को आप जो भी कहो उन्होंने नहीं मानना, वो कहेंगे कि जी जो हमारा लीडर कह रहा है बस वो सच है, बाकी पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। इनको मैं ये कहूँगा कि भाई आप बेशक जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं करें, लेकिन अपनी लीडरशिप से सवाल करें कि ये गलत क्यों किया, इसके पीछे क्या वो था। सवाल ये लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। कल्ट की वजह से क्वेश्चन पूछने की आपसे सलाहियत छीन ली ख़त्म हो जाती गई, है। बिल्कुल। तो ये जो PTI वाले जो नौजवान हैं ये अभी ख़ुद भी देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख रहे हैं। इनको मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा और इंतज़ार करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर लीडरशिप थी वो कौन सी है, पुरानी वाली या अभी वाली है। आप ख़ुद देख लें, खान साहब तो ये कहते थे ना कि जी मैं अगर ना हुआ तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका वाली। खान साहब तो ये भी कहते थे रिश्ते नहीं मिल रहे इनको। हाँ, रिश्ते तो नहीं मिले, रिश्ते मिले लोगों को, ऐसे वैसे रिश्ते मिले। मैं तो बड़ा आपको आए हैं रिश्ते? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आ रहे रिश्ते, पता नहीं सर क्या अभी सीन है। ये बड़ा आपने कोई गहरा वो बात कर दी है, ये अभी एज भी ऐसी हो गई है कि अच्छा, इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन ये बात है ना कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका टाइप सिचुएशन हुई, मुल्क जो है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान का जो फ्यूचर है 5 इयर्स में कैसा देख रहे हैं? बहुत ब्राइट है भाई, आपको अंदाज़ा नहीं है जितना ऊपर पाकिस्तान जाने वाला है अभी। इधर मुझे लगता है, इस तरह भी लोग शायद इस बात पे कहेंगे यार ये भी कोई बातें करने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं है जब बाहर से लोग पाकिस्तान का वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए खड़े होंगे कि जी हमने पाकिस्तान में जाके। आप वही खान साहब वाली बातें कर रहे हैं? मुझे पता है आप यही कहेंगे खान साहब वाली, लेकिन जो पाकिस्तान का फ्यूचर है अभी आगे, जो डेवलपमेंट इधर हो रही है, जो माइंस एंड मिनरल्स वाला आपने देखा होगा जो प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, भाई पाकिस्तान में जो बूम आने वाला है ना। नहीं, माइंस और मिनरल्स पे सबसे ज़्यादा तो क्या लें कि तनकीद इसी प्रोजेक्ट पे की गई कि माइंस हमारे कुछ चोरी होने लगे हैं मुल्क में। नहीं, चोरी वाली बात नहीं है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं, बिजनेस आएगा पाकिस्तान में। और सिर्फ माइंस नहीं है, आपका जो IT हब है इस्लामाबाद में, सबसे बड़ा IT हब जो होता है ना, IT पार्क, वो बनने जा रहा है अभी। कितनी ज़्यादा फंडिंग इधर आएगी, आगे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
पाकिस्तान जो इसका फ्यूचर इतना मतलब इतना ब्राइट है, लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है शायद। अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा सा देख ले जो आजकल पूरी दुनिया में हो रहा है, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कोई वजह होगी ना, इसलिए। आपकी एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी के साथ लड़ाई हुई थी, उसका थोड़ा पस मंज़र बताएं, वो क्या रीज़न हुआ? वो फेमस पर्सनैलिटी कहीं वो तो नहीं है जो रैप वगैरह करते हैं पाकिस्तान में? मुझे नहीं पता क्या 40 kg वज़न के साथ जो समझते हैं कि वो टूपाक हैं या बहुत बड़े गैंगस्टर हैं कराची के। हो सकता है मे बी। मैं हुआ इस तरह था कि आई वाज जस्ट माइंडिंग माय ओन बिजनेस। मैं जिस तरह ट्वीट्स होते हैं मेरे, मैं नवाज शरीफ के लिए एक था ट्वीट था, तो उस पे भाई साहब नीचे आके गालियां देना शुरू हो गए। अच्छा। ये वही भाई साहब हैं जो एक ज़माने में जब पीटीआई पावर में थी जी। तो जब बाकी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे इस्टेब्लिशमेंट को, तो ये नीचे लिखते थे आके कि जी मैं आपको ISPR को रिपोर्ट करूँगा। फिर जब ये इन भाई साहब ने हम सबको पता है खान साहब के साथ क्या हुआ, जेल चले गए, सब कुछ हो गया। तो फिर जब ये भाई साहब जो हैं आके मुझे सिखा रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने वो खाली रिमाइंड कराया कि भाई तुम वही हो ना जो पहले कहते थे कि ISPR ये वो वगैरह, मैं ISPR को रिपोर्ट करूँगा, और तुम अभी ISPR को गालियाँ दे रहे हो, तुम फौज को गालियाँ दे रहे हो खान के लिए। तो यहाँ आके फिर ये भाई साहब जो और भड़क गए और गालियाँ देना शुरू हो गए। तो उस पर काफ़ी लोगों ने उनका भी ऐसे मजाक उड़ाया, उनको कहा कि भाई एटलीस्ट जो आपने बात पहले की थी उस पर कायम तो रहें। तो इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको मसला होता रहता है, लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ भी अभी टाइम के साथ मेरे ख्याल से सीख रहे हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको मैं ये कहूँगा कि जी आपकी जो पहचान है ना, सबसे पहली पहचान वो पाकिस्तान है। अगर आपको कोई पहचानता है तो आपको पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो लोग हैं नीचे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसमें आपका काम है एक्टिंग के साथ कल्चर जो होता है ना पाकिस्तान को, उसको प्रमोट करने के साथ। अगर आप भी आके कल्ट वाला काम करेंगे कि जी बाकी सब चोर हैं ये हैं, तो आप में और बाकियों में फ़र्क क्या होगा? सर ऐसे ही है ना, सेलिब्रिटीज़ ने रेलिवेंसी अपनी क्रिएट करनी होती है, वो रेलिवेंट रहना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि खान साहब की बात करके हम थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल कैरियर करवा सकते हैं। वो समझ गए ना। अभी जो खान साहब की बात करते हैं उल्टा हंसते हैं लोग उस पर कि यार क्या बात कर रहे हो। खान साहब ने अपना कम मजाक उड़ाया, मतलब बस सारी सियासत इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, हर बंदे को। आप ये देखें ना, हाँ ये किसकी वजह से हुई है एज एन टॉक्सिक? बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, माँ बाप जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, रिश्तेदार जो हैं वो लड़ रहे हैं। क्यों? कि जी खान का ये सपोर्टर नहीं है। भाई क्या हो गया है यार? सियासत को ये लोग इतना एक्सट्रीम पे लेके चले गए हैं कि जो टॉलरेंस है ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर। ये जो टॉलरेंस है ना, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब मैं और आप जैसे बात कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई मसला हुआ है नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं जो कि PPP में हैं, PTI में हैं, JUIF में हैं, हम लोग बैठ के आराम से बात करते हैं, हमारी जो भी बहस होती है बैठ के। ये तो नहीं होता ना कि गालियाँ देना शुरू हो जाएं। ये जो गाली कल्चर है ये कहाँ से शुरू हुआ है? किसने शुरू किया गाली कल्चर? PTI ने किया। हाँ जी। तो इस चीज़ को आप ख़ुद देखें, खान साहब अगर स्टेज पे आके बेहुदा बातें करेंगे लीडर्स के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो जो सपोर्टर है उसका वो उसको कैच नहीं करेगा। वो तो और ज़्यादा उससे मोटिवेट होगा कि यार अगर मेरा लीडर गालियाँ दे रहा है तो मैं भी गालियाँ दूंगा। सर यही बात जो है वो कहते हैं कि आप बड़े अब हाजी बन गए हैं, 90s की पॉलिटिक्स में आप भी इसी तरीके का आपका रोल था। किस तरह का रोल था मुझे ज़रा रिमाइंड कराएं, फिर मैं आपको बस बताता हूँ। पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करना, इस तरह की तरीके की आवाज़ें ठीक है की थी, लेकिन फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था ना, उसके बाद सारे आके आपस में बैठे थे, हाथ मिलाया था और कहा था कि जी हमने जो पहले किया गलत किया, आइंदा के बाद इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद किया किसी ने नहीं। फिर ये कल्चर कहाँ शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? जब से खान साहब को लॉन्च किया गया। दोबारा से वही गंदगी जो होती है वो फैलाई गई, और अभी तक उस पर खान साहब ने अभी तक अपने सपोर्टर्स को ये नहीं कहा कि यार इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर शायद खान साहब कह दें शायद, तो शायद उनके जो कल्ट सपोर्टर जो हैं वो इस तरह की गलीज़ बातें ना करें, लेकिन खान साहब भी चुप हैं। और खान साहब चुप से मुझे याद आया, आपने देखा होगा। हाँ जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। पूछें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने ट्विटर पे, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने भी फॉलो किया हुआ है, कोई एक ट्वीट जो है वो इसराइल के अगेंस्ट सुनने को नहीं मिली। अब बंदा अपने ससुराल के ख़िलाफ़ क्या ही कहेगा? मतलब बंदा वो क्यों अपने ससुराल के ख़िलाफ़ कुछ कहे? अब तो वो उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, ससुराल तो नहीं रहा। तो इससे फिर यही होता है ना कि दिल के अंदर वो ससुराल से अभी भी प्यार है, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। मतलब आप ये देखें पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज़ कर दिया है इज़राइल को, इंडिया के अलावा। इंडिया की कौन अभी आजकल सुनता है? खान साहब चुप हैं।
और कल उन्होंने ट्वीट किया, उसमें फिर से लगे हुए हैं कि जी नवाज शरीफ ये, शहबाज शरीफ ये। वो भाई इजराइल को क्रिटिसाइज़ कब करेंगे? उस पर कोई बात नहीं। तो इससे क्या मैसेज आता है बाहर? डॉट्स को ज़रा कनेक्ट करें ना। बस यही कि ठीक है, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, इस तरीके का कोई। मतलब आपको इतना क्या प्यार है इजराइल से कि आप अभी तक क्रिटिसाइज़ नहीं कर सके उसको, जो हरकत की है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए भी ना, वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई तनकीद हो जाए। वो वेट नहीं कर रहे उनको कोई मसला ही नहीं है। उनको सिर्फ अच्छा। ये कि जी खान साहब ने जो कह दिया बस वही है। नहीं, आपको ये लगता है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको कोई मसला नहीं कि इमरान खान इसराइल के ख़िलाफ़ ना बोलें? पीटीआई सपोर्टर्स को मेरे ख्याल से उनके लिए मैटर ही नहीं करता खान साहब इसराइल के ख़िलाफ़ बोलें या ना बोलें। उनको सिर्फ ये मैटर करता है कि खान साहब बोल क्या रहे हैं, खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जो खान साहब कह रहे हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे, जिनके पास अकल है थोड़ी सी, पीटीआई वाले, वो सोचते होंगे दिमाग में बिल्कुल कि यार अभी तक मेरा जो लीडर है उसने क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं किया। लेकिन फिर वो कहते होंगे चलो मैं भी सबके सामने क्या कहूँ, देखता हूँ कब करेगा क्रिटिसाइज़। जी साद भाई, काफ़ी ज़्यादा 2-3 सालों में इन्फ्लेशन ऑब्ज़र्व की गई है। 2022 के बाद एकदम से इन्फ्लेशन का ऐसे लगता है कि जैसे सैलाब ही आया है। तो इसकी क्या वजह है? खान साहब के दौर में एज सच इन्फ्लेशन नहीं थी, तो अब एकदम से 2022 के बाद इन्फ्लेशन का एक कह लें कि नया दौर शुरू हुआ है। जब खान साहब को ये समझ आई ना कि खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, तो खान साहब ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। वो जुल्म ये किया कि उन्होंने सब्सिडी दे दी पेट्रोल में। मेरे ख्याल से पेट्रोल में शायद दी थी जी, उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस कम 180 रिकमेंडेड था तो 150 कर दिया था। बिल्कुल, जिससे पाकिस्तान को एक दिन में अरबों का नुकसान हो रहा था। उस चीज़ को लेके अभी तक पाकिस्तान बड़े मुश्किल से रिकवर कर रहा है उस चीज़ को लेके। अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करें, इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और क्या चाहते हैं आप भाई? मतलब चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जा रही हैं। येस, अभी भी बहुत से लोग हैं वो एज एन काफ़ी सख्त टाइम से गुज़र रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि यार बहुत ज़्यादा खुशहाली है पाकिस्तान में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि भाई एक बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसने किस मुश्किल मोड़ पे पाकिस्तान को एक साल के अंदर कहाँ से कहाँ ले आया है, और जो आपकी इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट पे ले आया है। तो अगर एक साल में अगर ये कर दिया तो सोचो 5 साल में क्या करेगा वो बंदा। आप ये देख लें कि जो IMF की जो हेड हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने लिटरली एक लॉबी के अंदर, वो गुजरी थी वहाँ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको वहीं एक्सक्यूज़ किया, उनसे बात की कि जी पाकिस्तान को इस वक्त लोन की सख्त ज़रूरत है, वरना जो मुल्क है उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। उन्होंने कहा कि जी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ इस तरह। उन्होंने वहीं मीटिंग की खड़े खड़े, उन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं अपने जो बाकी लोग हैं उनसे पूछ के फिर बताती हूँ। PM ने कहा कि जी ठीक है, मैं भी सब कुछ बाकी लोगों से पूछ के बताता हूँ। लिटरली उसके अंदर ही उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उन्होंने खड़े खड़े IMF का जो लोन होता है वो अप्रूव कराया। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो बंदा पाकिस्तान के लिए इस एज में इतना सब कुछ कर रहा है, तो शाबाशी तो बनती है ना थोड़ी सी भाई। जी। तो महंगाई जो है, फिर से मैं आऊँगा, महंगाई जो है वो कंट्रोल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो पहले चीज़ें महंगी थी अभी उस तरह महंगी नहीं है, मतलब सस्ती हुई हैं चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अगर इसी रेट के साथ, इसी स्पीड के साथ लीडरशिप काम करती रही तो पाकिस्तान जो है उसमें महंगाई भी कम हो जाएगी, और पाकिस्तान जो है वो एक अजीम मुल्क, जो मैं कहता हूँ ना कि अजीम मुल्क बनने वाला है। पाकिस्तान अजीम मुल्क बन चुका है, उसके बाद पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक सुपर अजीम मुल्क जो होता है ना वो बनेगा। जी नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट विद साद कैसर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।